मीन्स मीनिंग और प्लूरल में अलग मीनिंग होता है। तो इस तरह के हम कुछ नाउन्स देखेंगे जो नाउन सिंगुलर में अलग मीनिंग और प्लूरल में अलग मीनिंग देते हैं। जैसे हमारा वर्ड होता है क्लोथ। क्लोथ का मतलब होता है कपड़ा। अब क्लोथ का जो प्लूरल होता है वो होता है क्लोथ्स या क्लोथ्स। इसका जो प्लूरल होता है वो होता है क्लोथ या क्लोथ्स या ईएस लगा होता है या एस लगा होता है। तो इसका जो प्लूरल होता है एस या ईएस लगाकर बनता है। तो क्लोथ्स और क्लोथ्स में डिफरेंस है, इस एस लगा हुआ है, इसमें ईएस। इसका मतलब होता है केवल कपड़ा या कपड़े का टुकड़ा, है ना, कपड़े का पीस या टुकड़ा। और ये जो क्लॉथ होता है ये ड्रेस के लिए आता है या यूनिफॉर्म के लिए आता है। ड्रेस या यूनिफॉर्म के लिए ये प्रयोग होता है। ये डिफरेंट टाइप के कपड़े के लिए प्रयोग होता है, जबकि ये ड्रेस या बने बनाए कपड़े के लिए प्रयोग होता है। अब हम इनको एक सेंटेंस या एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। There are various clothes. There are various clothes in the shop. दुकान में कई प्रकार के कपड़े हैं। तो कपड़े ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। इसमें एस भी आ सकता है, ईएस भी आ सकता है। अब we wear warm clothes। अब यहाँ पर जो है we wear warm clothes in winter। हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। अब हम यहाँ बने बनाए कपड़ों की बात कर रहे हैं, ना कि कोई कपड़ा। तो यहाँ पर जो क्लोथ गलत है, यहाँ पर हमारा आना चाहिए ये ईएस वाला। अब ये सही हो जाएगा। We wear warm clothes in winter। We wear warm clothes in winter। अब हम और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट हम नाउन देख लेते हैं। ये नाउन तो क्लियर हो गया, इसमें कुछ ऐसा हार्ड नहीं था। और देखिए कुछ अनदर नाउन। यूज ऑफ शेड एंड शैडो। यूज ऑफ शेड एंड शैडो। शेड और शैडो में क्या डिफरेंस है? जनरली हम जानते हैं शेड का मतलब छाया होता है और शैडो का मतलब परछाई। तो शेड क्या है इसका मतलब हम आपको बता देते हैं। शेड होता क्या है? A place sheltered from the sun। A place sheltered from the sun। और जो शैडो होता है a shade of an object। ये एक ऑब्जेक्ट की क्या होती है? केवल एक छाया जैसा बनना। तो किसी ऑब्जेक्ट से बनी हुई शेड उसको हम कहते हैं शैडो। और जो प्लेस शेल्टर्ड फ्रॉम द सन, और सन से हम जो धूप से बचने के लिए जो कहीं पर छाया लेते हैं वो होता है शेड। और कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो शेड बनती है, अब वो किस तरह से बनती है? जब एक तरफ लाइट होती है, बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट हो। ओपेक ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके आर पार नहीं दिखता है। एक ऑब्जेक्ट जो कि ओपेक है, जिसके आर पार नहीं दिखता और एक तरफ से लाइट आ रही है, तो उसके अपोजिट साइड में उसकी क्या बनती है? शैडो बनती है। उसके दूसरे साइड में शैडो बनती है, तो वो होती है शैडो, अ शेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। द ट्रैवलर sat
द ट्रेवलर sat under the shadow of a tree. ये देख लेते हैं, ये पूरा विजुअल उसमें आ रहा है मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, ऑफ अ ट्री. द ट्रैवलर सैट अंडर द शैडो ऑफ अ ट्री. और एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, he afraid of his own shade. अब हम देखते हैं, जो यात्री था वो छाया में बैठेगा, ना कि शैडो में. छाया में बैठेगा, यानी ये गलत है. और अगला है he afraid of his own shade. वो अपनी किससे डरता होगा? अपनी छाया से नहीं डरता है, यानी वो अपनी परछाई से भी डरता है. तो यहाँ पे आएगा शैडो और यहाँ पर आएगा शेड, और ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, और ये गलत था. तो he afraid of his own shadow. यहाँ पर he is afraid of his own shadow. अब ये सही हो गया, he is even या he is afraid of his own shadow आएगा यहाँ पर, ना कि shade आएगा. इस तरह से हमने ये एग्जांपल के थ्रू समझा shade और shadow का डिफरेंस. और हम इसी तरह और भी नाउन्स हैं जिनका हम यूज देख लेते हैं. यूज ऑफ कॉस्ट एंड प्राइस. यूज ऑफ कॉस्ट एंड प्राइस. कॉस्ट और प्राइस में क्या अंतर है? कॉस्ट और प्राइस में क्या डिफरेंस है? कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट पेड बाय द शॉपकीपर. और प्राइस होता है अमाउंट पेड बाय कस्टमर. जो ग्राहक द्वारा दिया गया होता है वो होता है कस्टमर. तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. डे बाई डे, दिन प्रतिदिन जो कॉस्ट है सभी चीजों की वो बढ़ती जा रही है. तो अब हमें देखना है ये सही है या गलत है. यहाँ पर जो आया है कॉस्ट, और हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं. What is the price of this book? हम दुकान पे जाके पूछ रहे हैं what is the cost of this book? इस बुक की कॉस्ट क्या है? अब हमने बताया था जो ग्राहक के लिए वो क्या होता है? प्राइस. प्राइस अमाउंट पेड बाय द कस्टमर. तो हमने पूछा तो वो प्राइस, तो ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है. अगला है, इससे पहले था कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. यहाँ पर जो हो रहा है कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. यहाँ कॉस्ट की बात हो रही है. अब दुकानदार के लिए उसकी हर चीज कीमती होती है, कॉस्टली होती है, इसलिए उसके लिए ऐसा ये ठीक है. यहाँ पर आएगा तो कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो इस तरह से हमने देखा कॉस्ट ऑफ प्राइस में डिफरेंस. एक वर्ड होता है कस्टमर एंड क्लाइंट. इसमें हम डिफरेंस देखेंगे. कस्टमर एंड क्लाइंट, इनमें क्या डिफरेंस है? ग्राहक है दोनों ही, कस्टमर भी और क्लाइंट दोनों ही ग्राहक होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड क्लाइंट?
कस्टमर क्या होता है पता होना चाहिए। कस्टमर होता है अ बायर ऑफ गुड्स, यानी सामान खरीदने वाला या सामान का खरीदार, वो होता है अ बायर ऑफ गुड्स। जबकि जो क्लाइंट होता है one who avails oneself of the service, यानी कोई सर्विस देता है। वन हु अवेल्स oneself of the service, जो क्या देता है, किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कराता है। ऑफ अ सर्विस, वन हु अवेल्स oneself of a service। और जो बायर ऑफ गुड्स होता है वो कस्टमर होता है, बायर ऑफ समथिंग गुड्स। जबकि क्लाइंट होता है वन हु अवेल्स oneself of a service, जो किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल हम इनके ले लेते हैं। द शॉपकीपर वेलकम्स द कस्टमर। किसका वेलकम करता है? द शॉपकीपर वेलकम्स द कस्टमर, कस्टमर्स विद स्माइल। इसका देखते हैं पूरे फ्रेम में आ रहा है या नहीं। विद स्माइल आ रहा है पूरे फ्रेम में। द शॉपकीपर वेलकम्स द कस्टमर्स विद स्माइल, यानी जो ग्राहक होता है मुस्कुराहट के साथ अपने ग्राहक का स्वागत करता है या वेलकम करता है। और हम एग्जांपल देख लेते हैं। द लॉयर discusses the matter या cases with the lawyer discusses the cases with the clients। किसके साथ? with the क्लाइंट्स, यानी अपने क्लाइंट के साथ वो क्या करता है? विद द केसेस ऑफ हिज क्लाइंट्स। द लॉयर डिस्कसेस द केसेस ऑफ हिज क्लाइंट्स। वकीलों ने क्या करा? वकील ने क्लाइंट के अपने क्लाइंट का जो केस था उसका डिस्कस किया। द लॉयर डिस्कसेस द केसेस ऑफ हिज क्लाइंट्स। ऑफिस क्लाइंट कर देते हैं, क्लाइंट हो जाएगा हमारा। इसमें कोई एरर नहीं है, यहाँ पर क्लाइंट ही आएगा। बस लॉयर डिस्कसेस द केसेस ऑफ हिज क्लाइंट, अपने क्लाइंट का केस डिस्कस किया। यहाँ पर कस्टमर नहीं आ सकता क्योंकि यह सर्विस देता है। लॉयर जो होता है एक तरह की सर्विस देता है, डॉक्टर को क्या देता है? एक तरह की सर्विस देता है। लेकिन जब हमें कोई चीज खरीदनी होती है तो हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, तब वो कस्टमर हो जाता है, तब वो ग्राहक हो जाता है। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइड कराता है वो क्लाइंट होता है। अब हम और इसी तरह के अदर नाउन्स देख लेते हैं। अब हम देखेंगे फोर्स और फोर्सेस में क्या डिफरेंस है। फोर्स और फोर्सेस, फोर्स और फोर्सेस में जब हम इनका प्लूरल बनाते हैं तो अलग अलग इसका मीनिंग निकल के आता है। फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ, फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ यानी बल या शक्ति। जबकि फोर्सेस
फोर्सेस का अलग मीनिंग होता है। फोर्सेस का मतलब होता है, फोर्सेस का मीनिंग होता है ट्रूप्स। फोर्सेस का मतलब होता है ट्रूप्स, टुकड़ियां, सेना की जैसी टुकड़ियां होती हैं यानी ट्रूप्स। तो फोर्स का मतलब स्ट्रेंथ, जबकि फोर्सेस का मतलब होता है ट्रूप्स। अब हम इनके एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझ लेते हैं। It is shameful for a man. It is shameful for a man to use force on a woman. It is shameful for a man to use force on a woman. यानी वुमन पे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना वो एक फोर्स के लिए शोभा नहीं देता है, शर्मनाक होता है। तो यहाँ पर हम यूज के फोर्स आया, यह फोर्सेस नहीं हो सकता। यहाँ फोर्स यानी बल की बात हो रही है, यहाँ फोर्स यानी बल की बात हो रही है। अब हम देखेंगे, अब इसके अलावा फोर्स का एक और मीनिंग होता है। फोर्स का एक और मीनिंग होता है इसका बॉडी ऑफ अ आर्म्ड पर्सन या मैन, आर्म्ड मैन या पर्सन, बॉडी ऑफ अ आर्म्ड मैन, बॉडी ऑफ अ आर्म्ड मैन। आर्म्ड यानी कि हथियार लिए हुए व्यक्ति के लिए भी ये हो सकता है। A force of 10 men attacked on him. A force of 10 men attacked on him. यहाँ पर सशस्त्र व्यक्ति या हथियार लिए हुए व्यक्तियों की बात हो रही है। आप फोर्स हथियार लिए हुए व्यक्ति की बात हो रही है। फोर्स ऑफ 10 मैन अटैक्ड ऑन हिम। 10 लोगों ने सशस्त्र यानी हथियार सहित उसके ऊपर अटैक किया। अब हम इसका और एग्जांपल देख लेते हैं। द इंडियन फोर्सेस are known for their bravery. जो इंडियन फोर्सेस हैं, 3 हमारी फोर्सेस होती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो द इंडियन फोर्सेस आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी, अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती हैं, अपनी लॉयल्टी, ब्रेवरी के लिए जानी जाती हैं इंडियन फोर्सेस। तो यहाँ पर फोर्स नहीं बल्कि फोर्सेस ही आएगा, इसलिए ये सही है। यहाँ ट्रूप्स की बात हो रही है। द इंडियन फोर्सेस आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी। अब हम और इसी तरह के नाउन देख लेते हैं। हम देखेंगे गुड और गुड्स, इनमें क्या डिफरेंस है। गुड का मतलब होता है टिम्बर, टिम्बर यानी लकड़ी। टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी, और इसका एक और मीनिंग होता है फॉरेस्ट। लेकिन गुड्स का मतलब केवल फॉरेस्ट ही होता है, ना कि टिम्बर नहीं होता है, लकड़ी नहीं होता है। अब हम इनका यूज देख लेते हैं इन अ सेंटेंस। wood is used
wood is used almost every houses almost every house, लगभग सभी घरों में लकड़ी का यूज होता है। Almost all houses. Wood is used almost all houses. सभी घरों में लकड़ी का इस्तेमाल होता है। यहाँ जो वुड का मतलब है टिम्बर है, और हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉरेस्ट आर disappearing from the country. देश से जो जंगल है वो तेजी से क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, गायब हो रहे हैं। जंगल अब देश से गायब होते जा रहे हैं, यानी उनको काट दिया जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ है वो धीरे धीरे एंड हो रही है, और जो इसकी वजह से क्लाइमेट भी बहुत चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हमने वुड और वुड्स में डिफरेंस समझा। इसी तरह हम और कंफ्यूजन कुछ नाउन देख लेते हैं। एयर और विंड। एयर और विंड में क्या डिफरेंस है? एयर जो होता है, जो एयर what we breathe, जो हम सांस में लेते हैं वो होती है हमारी एयर, यानी जो हम सांस में लेते हैं वो क्या होती है, एयर, जो हम सांस में लेते हैं जिससे हमें जिंदगी मिलती है। और विंड क्या होती है? When leaves of a tree move, जब पेड़ की पत्तियां हिलती हैं तो हवा चलती है, तो उसको कहते हैं विंड। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एयर सस्टेन्स लाइफ, यानी हवा हमें जिंदगी प्रदान करती है। एयर सस्टेन्स